खबर आगरा से है, जहां पर श्री कृष्ण अस्पताल की गुंडाई का वीडियो सामने आया। इसमें अस्पताल के दबंग स्टाफ कर्मी तीमारदारों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अस्पताल में तीमारदार और स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि इलाज में संतुष्ट न होने की बात पर स्टाफ भड़का था, जिसके बाद उनकी डंडों से पिटाई कर दी। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब अस्पताल में मार पिटाई हुई। ये देखिए, अस्पताल के स्टाफ पर गुंडाई का आरोप लगा है और सबूत के तौर पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। श्री कृष्ण अस्पताल के स्टाफ की दबंगई बताई जा रही है। मरीज के तीमारदारों ने उचित इलाज न मिलने पर शिकायत की, मामला बढ़ा और मारपीट तक नौबत जा पहुंची। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट की है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, स्टाफ की गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि यही पक्का सबूत है कि अस्पताल स्टाफ ने मरीज के तीमारदारों को पीटा। इलाज में शिकायत करना भारी पड़ा, तीमारदारों के साथ बेरहमी की गई, उन्हें चोटें आई हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, इस व्यक्ति के सर में चोट लगी है, खून बह रहा है। मरीज के परिवार से ताल्लुक रखता है ये शख्स और आरोप ये कि तीमारदारों की पिटाई अस्पताल के स्टाफ ने की है, क्योंकि इलाज में कोई शिकायत की थी मरीज के तीमारदारों ने और इसी के चलते अस्पताल स्टाफ के साथ उनकी हाथापाई हुई, बुरी तरह से तीमारदारों को पीटा गया। एक शख्स को चोटें आई हैं, सर में खून बह रहा है और मार पिटाई का ये जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल भी हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये वो तस्वीर जब मरीज के तीमारदारों की पिटाई की गई अस्पताल के स्टाफ द्वारा। लहूलुहान तक हो गया एक शख्स इसमें। इलाज में शिकायत करना इस परिवार को भारी पड़ा। खबर अब मुजफ्फरनगर से, जहां पर गंग नहर में दो कारों से शव मिले। अलग अलग इलाके में दो कारों के अंदर से शव मिले हैं। ये दो शव मिले हैं। गंग नहर में पानी कम होने की वजह से एक संदिग्ध कार दिखी। उसके बाद जब जांच की गई, गाड़ी के पास जाया गया तो शव मिले। कार को नदी से निकालने पर शव के बारे में जानकारी हुई। आपको बता दें कि पहला मामला रतनपुरी थाना इलाके का है, जहां गंग नहर में कार के अंदर सड़ी गली लाश मिली। मृतक की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिससे बघरा के दिलशाद के तौर पर पहचान किया गया है। बताया जा रहा है कि दिलशाद दिसंबर में अपने दोस्त की कार लेकर निकला था और उसका शव अब मिला है। दूसरा जो शव मिला है वो सिखेड़ा क्षेत्र में मिला है। यहाँ कार के अंदर मिले शव की पहचान द्वारका के उदय आत्रेय के नाम से हुई है, जो 5 फरवरी से लापता चल रहा था, जो किसी काम से घर से निकला तो था, लेकिन शव अब मिला है। अब दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है और कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। दिसंबर से लापता शख्स का शव रतनपुरी इलाके मुजफ्फरनगर से मिला। नहर में एक कार थी, डूबी हुई थी। कार को बाहर निकाला गया तो शव मिला और शव की जेब से जो कपड़े थे उसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो पहचान। और दूसरा शव जो मिला है उसमें द्वारका के रहने वाले आत्रेय बताया जा रहा है, जो कि लंबे समय से गायब थे और अब उनका शव मिला। उस कार को निकलवाया गया तो टाटा कंपनी की कार है और उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है, जो संभवतः काफ़ी पुरानी लग रही है, क्योंकि उन्होंने जैकेट वैकेट पहन रखी है जैसे सर्दी में पहने रहते हैं। और उनमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसमें दिलशाद नाम के व्यक्ति का DI है। ये थाना सिखेड़ा की गंग नहर में आज सुबह पानी कम होने से एक कार नहर में गिरी हुई दिखाई दी थी, जिसका नंबर UP 15 AK 5227 है। निकलवाया गया तो उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी थी और उनके पास LIC के कार्ड वगैरह भी थे, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त SD यात्रा के नाम से की गई है। और अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या इनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है जिनके शव मिले हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुजफ्फरनगर में 2 जगह डेड बॉडी मिली है। पहली तो रतनपुरी थाना क्षेत्र में ये नहर में डेड बॉडी मिली है। जब वो नहर का पानी कम हुआ तो पता चला कि वहाँ पे गाड़ी गिरी हुई है। उसके बाद पुलिस, जो वहाँ के ग्रामीण, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पे पहुंची, उससे क्रेन से निकलवाया गया। फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ से वो डेड बॉडी गाड़ी के अंदर थी। उसके बाद जो दिलशाद है, ये बघरे का
क्या जो उसका दोस्त है उसकी वो गाड़ी लेके गया था, उसकी गुमशुदगी जो है वो रिपोर्ट दर्ज थाने में, उसी में दूसरी डेड बॉडी थाना सिकेड़े में निकली है। वो जो दूसरा है वो मीरापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है जी। इनके जो परिवार वालों को है पुलिस ने बता दिया गया है, अब पुलिस की जांच चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये किस वजह से ये सब हुआ क्या। तो आप बता रहे हैं कि पुलिस जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वजह क्या रही। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबरें पूर्वांचल के सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में धर्मांतरण की खबर को लेकर पुलिस का एक्शन। यहां पुलिस ने हरकत में आकर युवक के घर पूछताछ की। जौनपुर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। इसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मिर्जापुर दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसर अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे और कई निर्माण कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मऊ में मुख्तार अंसारी की संपत्ति फिर कुर्की गई और इस बार मुख्तार अंसारी की पत्नी की ऑडी कार को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। देवरिया में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने गिरीश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पर हमला बोला, साथ ही जिला प्रशासन पर सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया। भदोई में दर्जनों कालीन मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने ईस्टर्न होम इंडस्ट्री नामक कालीन कंपनी पर तनख्वाह और ग्रेच्युटी नहीं देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ पुलिस ने अपराधी को पकड़ा है, जिसके पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं और इस आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर में बारिश से बुरा हाल हो गया। यहां आधे घंटे की बारिश ने तस्वीर बदल दी। रेती रोड पर दुकानों में पानी घुस गया। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। इसको देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी नदी खतरे के निशान से नीचे है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 प्लस सीटें जीतेगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के बंटवारे की जो बातें कही जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यूपी का बंटवारा नहीं होगा और ये बात सिर्फ अफवाह है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है, उत्तर प्रदेश को बांटने की इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों की अपनी कल्पना होती है, लोग अपनी सोच रखते हैं। हम बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर के न केवल 24 करोड़ जनता की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयासरत है, बल्कि उनके जीवन में और भी उन्नयन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और अब बात 2,500 करोड़ के बूस्टर की। मुख्यमंत्री योगी ने एमएसएमई इकाइयों को लोन की सौगात देकर यूपी में व्यापार को रफ्तार देने का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि इससे जहां व्यापार बढ़ेगा वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उद्यमियों के साथ योगी सरकार, युवाओं को मिलेगा बम्पर रोजगार। जी हां, और इसी रोजगार की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है, जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई इकाइयों को लोन वितरित किया। यही नहीं, ओडीओपी योजना के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। दरअसल 31,542 इकाइयों को लोन वितरित किया गया। ये लोन 2,505.58 करोड़ के लोन का
वितरण हुआ। इसके साथ ही 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। वहीं ओपीओडी CFC योजना के पोर्टल की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट बांटी। कोरोना महामारी के दूसरे लहर में जैसे ही पब्लिक को रिलीफ मिली है, लोन मेला का आयोजन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ आयोजित करते हुए प्रदेश के 31,000 से अधिक यूनिट को आज 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। कोरोना काल से बाहर आ रहे यूपी के छोटे उद्यमियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। जहां उनके व्यापार को रफ्तार मिलेगी, वहीं रोजगार रफ्तार पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एक सियासी हलचल की। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की और बताया कि उन्होंने सीएम योगी को सारी बातें बताई, अपनी सारी बातें सीएम के सामने रखी। निषाद समाज के लोगों को सरकार में उचित स्थान मिलने से 2022 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े पदाधिकारियों से बीजेपी के मिल रहे हैं। पहले गृह मंत्री से मिले, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनकी एक ही मांग है कि निषाद समाज को समुचित सम्मान दिया जाए, उचित जगह दी जाए, मंत्रिमंडल में हो, निगम में हो, बोर्ड में हो, कहीं पर भी जगह दी जाए। आज मुख्यमंत्री से मिलकर आए, क्या कुछ बात हुई, इनसे बात जानेंगे। सर, आज आप मुख्यमंत्री से भी मिले, अमित शाह जी से भी मिल चुके हैं, जेपी नड्डा जी से भी मिल चुके हैं, तमाम सारे लोगों से मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी आज मिले, क्या कहा उन्होंने? बस वही जो बातें हमने ऊपर रखा वही बातें यहाँ रखा कि ये काम जल्दी होना चाहिए। जो वादा, चूँकि हमने तो कुछ मांगा नहीं था, कहा आपने था, उसके न लागू होने से कितना नुकसान हुआ त्रिस्तरी में। 2022 नुकसान न करें, जल्दी से जल्दी इसे लागू करा दें। उन्होंने कहा, आश्वस्त किया कि जल्दी काम कराते हैं। नहीं, आप पहले कह रहे थे कि कैबिनेट विस्तार जो यूपी में हो उसमें आपको कैबिनेट मंत्री बनाए या फिर राज्यसभा भेजे, तो राज्यसभा के लिए अभी तो सीट कोई खाली है नहीं। कैबिनेट विस्तार क्या यूपी में होगा और आपको भेजेंगे? आज मुख्यमंत्री ने कहा कुछ? निश्चित रूप से मैंने डिमांड की है और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बात चल रही है, अच्छे है, आपका अच्छे समाचार जल्दी मिलने वाले हैं। अच्छा, ये कहा है कि अच्छा समाचार मिलेगा? निश्चित रूप से। और सब कुछ उनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो उनके तालघाट नदी के मुद्दे, कानून बना रखा था पिछली सरकार ने निकाला, और फिर हमारे मुकदमे वापसी के सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जल्दी से फाइल दीजिए, काम करते हैं। तो ये आप इसमें क्या कहना है संजय साहब? साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी बातें बताई हैं और ये भी कहा है कि अगर निषाद समाज के लोगों को उचित सम्मान मिलेगा तो 2022 में बीजेपी और ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जल्द अच्छा समाचार संजय निषाद जी को सुनने को भी मिलेगा। कैमरा सहयोगी पंकज साथ, अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मांग की है कि आने वाले चुनाव के लिए उन्हें डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि जो वादे उनसे पहले किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनकी पार्टी है उन्हें ऐसी मांग करने का अधिकार है। डिप्टी सीएम की मांग रखी है। ये सलाह हमारे लोगों ने दिया है कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त 18% वोट लाना चाहती है, जहुआ भर वोट है, इसमें पहुआ का लेवी लगा था, पार्टी का लेवी लग गया है, और अब इनके ऊपर अगर डिप्टी निषाद पार्टी का गठन इसलिए हुआ कि निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बने, तो अगर डिप्टी सीएम का पद प्रोजेक्ट कर देती भारतीय जनता पार्टी 2022 आसानी से जीत जाएगी। छोटे दलों की अगर बात करें सर, तो आप लोग पहले भी जिन पार्टियों के साथ रहे, अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, आज जब चुनाव नज़दीक है तो ये कहा जा रहा निषाद पार्टी की ओर से कि हमें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाएं, अपना दल अलग मांग कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटेंगे? इनको लेकर कुछ रणनीति? ये मांग तो आप भी कर सकते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व तो तय करेगा किसको क्या बनाना है, किसको किस तरह से समायोजन करना है, किसको किस प्रकार से सम्मान देना है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ती है, और हमारे पार्टी परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, गठबंधन के साथी, उनको उचित सम्मान पार्टी दे रही है। आगे भी जो आवश्यक होगा दिया जाएगा। दोपहर का
और अब बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। मीडिया टीम का विस्तार करेगी बीजेपी। विपक्ष को जवाब देने के लिए मीडिया टीम का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में मीडिया प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जुलाई में मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन करेगी बीजेपी और इस मीडिया वर्कशॉप में जिला और मंडल के मीडिया प्रभारियों को टिप्स दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मीडिया टीम का जबरदस्त तरीके से विस्तार करने जा रही है। मंडल लेवल पर मीडिया प्रभारियों को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर 1918 मंडलों में मीडिया प्रभारी नियुक्त होंगे। इतना ही नहीं, इनके लिए बाकायदा जुलाई में एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें इन सभी को टिप्स दिए जाएंगे और साथ ही ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जल्द ही मीडिया टीम का विस्तार होने जा रहा है। भारी बारिश के बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश भी खतरे का अलर्ट। 45 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट है 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट। पूर्वांचल के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है तो अवध के 28 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है और बीते कुछ दिनों से जो बारिश हुई उसके बाद से प्रशासन की पोल खुल गई, लोग परेशान हो गए, नदियों का जलस्तर बढ़ गया, कई गांव में आवाजाही लोगों की मुश्किल होगी, नाव से लोग आवाजाही कर रहे हैं। जल भराव की समस्या, तमाम दूसरी समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई और एक बार फिर से अलर्ट जारी किया पूर्वांचल के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट, तो अवध क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े तो कुशीनगर से भी हमारे साथ हैं सतीश और अखिलेश। सतीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। मौसम विभाग का स्पष्ट अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। इसके मद्देनजर वहां प्रशासन कितना अलर्ट है, इंतजाम क्या क्या देख रहे हैं और मौसम कैसा है अभी? देखिए राजीव जी, बात करें अगर राजधानी के सबसे करीब बाराबंकी जिले में, तो यहाँ पर जो है बाराबंकी से जो है सरयू नदी जो है गुजरती है और सरयू नदी का तांडव इस वक्त जो है शुरू हो गया है और कटान जबरदस्त है, जिसके चलते जो है यहाँ के दर्जनों गांव जो है प्रभावित हैं। और अभी अगर बात करें मौके पर, हम इस वक्त जो है तहसील रामनगर पड़ता है, उसी रामनगर क्षेत्र में हम सरयू नदी के किनारे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से सरयू नदी का जो है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज अभी सुबह की बात करें तो जो है वो डेंजर लेवल से जो है 1 सेंटीमीटर नीचे है और लगातार जो है ये खतरे के निशान के करीब पहुंचता है और वो जो है खतरे के निशान के जो है नीचे भी आ जाता है। लगातार तराई क्षेत्र वासियों के लिए दिक्कतें हैं क्योंकि जो है ये हर साल तांडव उनके लिए ये मुसीबत बन के आता है। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो लगातार जो है दावा कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो कुछ अलग ही दिख रहा है। क्योंकि बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में रामनगर और सिरौली घोषपुर के अलावा तहसील फतेहपुर भी है, जहां के सैकड़ों गांव जो है इस बाढ़ की चपेट में आते हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए बाराबंकी के जिलाधिकारी ने भी जो है बाढ़ क्षेत्र में जो है सभी जो है अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। एसपी ने जो है सभी चौकी प्रभारियों को भी अलर्ट किया है कि वो क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहें और जो है बराबर निगरानी बनाएं, कहीं कुछ घटना ना हो पाए। फिलहाल जो है बाराबंकी का जो सरयू नदी है लगातार जो है जलस्तर इसका जो है घटता बढ़ता है और जो है इस वक्त जो है लगातार जो है दिक्कतें लोगों की बढ़ रही है। तो लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और सरयू नदी का जलस्तर कभी अचानक बढ़ जाता है तो कभी कुछ कमी देखी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। रुक करेंगे, अब हम कुशीनगर का अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कुशीनगर में क्या हालात हैं बाढ़ और बारिश के, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी आस्था, मैं बता दूं कि कुशीनगर यूपी का सबसे बॉर्डर का एरिया है जहां बिहार से नज़दीक है और यहां से होकर नारायणी नदी गुजरती है। नारायणी नदी मेन जो है वो नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और जैसे जैसे नेपाल में बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश होती है, वैसे वैसे नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है। अभी 4 दिन पहले ये नारायणी का जलस्तर करीब 4 लाख के आसपास पहुंचा था, लेकिन जैसे जैसे बारिश कम हुई और जलस्तर गिरना शुरू हो गया। अभी कल देर रात का कहें तो नारायणी में जो का जलस्तर था वो 1,06,000 क्यूसेक था। अभी खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से कल बारिश हुई उस हिसाब से अगर बारिश होती है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस हिसाब से बारिश हो रही है स्थिति को कम आंकना भारी भी पड़ सकता है। आप दोनों का शुक्रिया।
हालात पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्वांचल के लिए जारी येलो अलर्ट से पहले ही वहां बुरा हाल हो गया है, क्योंकि पूर्वांचल में बारिश से बदतर हालात हो चुके हैं। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिजनौर में अचानक गंगा के बढ़े जल स्तर के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रायपुर खादर में तो घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गए, तो सड़कों पर पानी बह रहा है। वहीं सीतापुर की बात करें तो शारदा नदी का रुख गांव की तरफ हो चला है और इलाके के करीब 30 गांव में पानी घुस आया है। अंबेडकर नगर में तेजी से बढ़ रहे घाघरा नदी के जल स्तर से टेंशन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। बाराबंकी में भी सरयू नदी किनारे परेशानियां बढ़ रही हैं। कई बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। नदियां खतरे के निशान के पास हैं। वहीं कुशीनगर में भी बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो गोरखपुर की बात की जाए तो नदियों के कटान से तटीय गांव पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। वहीं अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, रुख करेंगे रामपुर का, जहां पर आने वाले जो मौसम है उसको लेकर चेतावनियां जारी की गई हैं। नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा और बचाव जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के चलते रामपुर में भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रामपुर में कुल 218 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पिछले माह ही इसमें बाढ़ संबंधी बैठक की थी और एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी हो चुकी है समस्त जिलाधिकारियों की। तो निर्देश ये दिए गए थे कि समय पूर्व हम लोग बाढ़ से संबंधित समस्त तैयारियां कर लें। तो उसके क्रम में जो जनपद का परिदृश्य है, 218 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं और उन सभी गांवों से रिलेटेड जितने हमारी तहसील हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी हमारे SDMs ने, तहसीलदार ने उन सभी गांवों को विजिट कर लिया है और जनपद स्तर पर हमने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। 24/7 कंट्रोल रूम काम कर रहा है। 3 पालियों में हमने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। और चलिए अब बात करते हैं यूपी उत्तराखंड की अहम हलचल की। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है? जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सभी उम्मीदवार बताएगी बीजेपी। आज जारी हो सकती है सभी उम्मीदवारों की लिस्ट। अब तक कई जिलों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। 26 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन है और इस नामांकन में बीजेपी प्रत्याशी संघ प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री की रूटीन बैठक टीम 9 के साथ होगी। अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर खासतौर पर फोकस रहेगा। इस बीच लगातार बारिश के चलते आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल के कुल 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में येलो अलर्ट है। इन 17 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने तक की आशंका है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना और बिजली पानी गिरने की आशंका है। अवध के 28 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली में ऑरेंज अलर्ट है। गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के अलावा सीतापुर, बाराबंकी समेत हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी में 87 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। क्या रहेगा उत्तराखंड में खास? आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ होगा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजना का शुभारंभ करेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में संचालित किए जा रहे उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिकों की हेल्पलाइन योजना का शुभारंभ होगा। कई और योजनाओं का भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शुभारंभ करेंगे।